पावर शेयरिंग को रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। बड़ा मजेदार चैप्टर, छोटा चैप्टर, उंगलियों पे गिना जा सकता है। 4 टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो वो 4 टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो आपको बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, समस्या और समाधान। समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करेंगे, तो वो समझना है। ये ब्रॉडली 4 टॉपिक 2 टॉपिक में से निकल गया है। इसके अलावा पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, और साथ ही साथ एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक जो है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसमें जो चारों सब टाइप्स हैं कि पावर कैसे कैसे शेयर की जाती है, इतना अगर आपने ध्यान कर लिया तो इसके बाहर चैप्टर में कुछ नहीं है। पूरा का पूरा आपकी नजरों के सामने से अभी दौड़ के जाने वाला है, पकड़ लेना। शुरू करते हैं चैप्टर बेल्जियम की कहानी के साथ में। जैसे हमारे हरियाणा वाले ताऊ का जो राज्य है ना, उतना बड़ा ये एक देश है यूरोप में। बेल्जियम जो है 4 तरफ से घिरा हुआ है। किन देशों से? तो फ्रांस, नीदरलैंड, लक्समबर्ग और जर्मनी, ये 4 कंट्रीज के साथ उसकी बॉर्डर शेयर होती है। वहां के एथनिक कंपोजिशन की अगर बात की जाए कि वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो वहां पे लैंग्वेज के बेसिस पे आप देखोगे डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। 1% जर्मन स्पीकिंग भी है, माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो 59% पॉपुलेशन जो है वो कहां रहती है? वो रहती है फ्लेमिश रीजन में, जो कि डच भाषा बोलती है। 40% पॉपुलेशन जो है वेलोन रीजन, वेलोनिया वाले क्षेत्र में रहती है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंट्री में मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ये कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, और 1% पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप यही चीज देखेंगे, वहां का जो कैपिटल सिटी है, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वहां का कैपिटल है ब्रसेल्स, ठीक है। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स की अगर बात की जाए तो वहां पे खेल उल्टा है। वहां पे मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन ऐसा है कि 80% पॉपुलेशन वहां बोलती है फ्रेंच, और जो कंट्री में मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, मात्र 20% पॉपुलेशन रहती है ब्रसेल्स कैपिटल सिटी में। तो जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है। कुछ ऐसी वाली सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। तो अब वैसे ही आप देखोगे एक और देश जो हमारे काफी नजदीक है, इंडिया का मैप लेने जाओ, श्रीलंका का फ्री में मिलता है। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि वहां सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं, जो कि मेजॉरिटी बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं। 74% सिन्हाला स्पीकर, 18% पॉपुलेशन वहां की तमिल स्पीकर्स की है, जो कि तमिल भाषा बोलती है। अच्छा, तमिल भाषा बोलने वाले जो तमिलियंस हैं उसमें भी 2 कैटेगरी है। एक है श्रीलंकन तमिल, जो वहां के नेटिव्स हैं, जो कि 13% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं, और 5% उस 18% में से 13% श्रीलंकन तमिल्स, 5% इंडियन तमिल्स हैं, जो कि इंडिया से जिनके 4 फादर्स प्लांटेशन फील्ड पे काम करने गए थे, वो इंडियन तमिल्स कहलाएंगे। बोलते भाषा तमिल ही है, लेकिन वो इंडियन तमिल्स हैं। तो इस तरह से 18% पॉपुलेशन तमिल लैंग्वेज बोलती है। 7% पॉपुलेशन वहां की ऐसी है जो क्रिश्चियंस हैं, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलती है और तमिल लैंग्वेज भी बोलती है। तो ये दोनों ही जगह के एथनिक कंपोजिशन हो गए। अब आपको देखना ये है कि डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी कहीं डिवाइड ना कर दे। ये डाइवर्सिटी डिवाइड होती है या फिर अकोमोडेट होती है, वो कहानी के आगे के पार्ट में समझ में आता है। आगे कहानी शुरू होती है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के नाम से, जहां आपको क्या देखने को मिलता है कि श्रीलंका में श्रीलंका ने आजादी हमारे बराबर में ही पाई थी 1948, हम 1947 में आजाद हुए, बधाई। तो अब जैसे अगर आप देखोगे कि श्रीलंका ने आजादी पाने के बाद में वहां जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कि मेजॉरिटी सिन्हालास की थी, सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, उन्हीं की सरकार, उन्होंने बोला कि क्या है, अब अपनी सरकार है तो अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे। जी मेरी मर्जी अनवर भाई, जब आपको नहीं आती मेरी मर्जी है भाई। और उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी, जहां पे माइनॉरिटीज के बारे में नहीं सोचा गया, मेजॉरिटीज के इंटरेस्ट में ही सोचा गया। एक लॉ पास होता है 1956 में, उस लॉ के तहत स्टेट जो है वो बुद्धिज्म रिलीजन को फेवर करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिन्हालास वर बुद्धिस्ट। दूसरी चीज कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट पोजीशंस में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाने लगी सिन्हाला स्पीकर्स को। ये सब देख के तमिल लैंग्वेज वाले जो लोग थे आग बबूला हो गए। उन्होंने डिमांड रेस करी कि उन्हें भी रीजनल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, वो जिस क्षेत्र में रहे वहां पे उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मिले, सिन्हालास डोमिनेट ना करें, उनकी भी लैंग्वेज को क्या किया जाए, ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाए। लेकिन ये सब हो नहीं पाता है, टेंशंस बढ़ते चले जाते हैं और आपस में लठ चल जाते हैं, और आपको ये देखने को मिलता है कि एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप होती है, जहां पे कंट्री के अंदर
ये सिचुएशन डेवलप हो गई कि वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई बिकॉज टू डिफरेंट ग्रुप्स वर फाइटिंग। तो ये बड़ा दुखद था। यहां पे आपको क्या देखने को मिला कि श्रीलंका में समस्या क्रिएट हुई। वही डाइवर्सिटी थी बेल्जियम में भी, लेकिन बेल्जियम में समस्या नहीं समाधान निकला। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ? बेल्जियम के लोग देख रहे थे कि डाइवर्स ग्रुप्स है, टेंशन क्रिएट हो सकती है, वहां पे बड़ी समझदारी से काम लिया गया। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि वो ये तय करते हैं कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो चाहे कितने ही कम या ज्यादा हो, उनकी मिनिस्टर्स के जो नंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बराबर होंगे। तो फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग बराबर रहेंगे। दूसरा मेजर चेंज जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए वो ये लाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जगह। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर्स दी गई ताकि वहां के लोग एम्पावर्ड फील करें। 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। तीसरी चीज, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर बराबर का हिस्सा बांट लिया है मिनिस्टर्स ने, तो जो ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी थी वहां पे भी चाहे फ्रेंच मेजोरिटी में थे, मिनिस्टर्स बराबर बराबर रहेंगे। और चौथी और इनोवेटिव चीज जो देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है। मतलब हर भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच लोग ने अपनी एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच लोगों ने अपनी एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उसी के साथ साथ जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली जो उनके रिलीजन, लैंग्वेज और एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पे निर्णय लेगी। तो इस तरह से डाइवर्सिटी थी, लेकिन उस डाइवर्सिटी को उन्होंने डिवीजन में नहीं कन्वर्ट होने दिया, प्यार से अकोमोडेट कर लिया। ये कहानी वाला पार्ट। अब शुरू करते हैं कि क्रक्स क्या है। तो आपने देखा कि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई, बेल्जियम में पावर शेयर हुई। तो पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? मगर क्यों? 2 रीजन है, एक है मॉरल, एक है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो समझदारी भरा काम यही है कि पावर शेयर कर दो तो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। जब आप पावर शेयर कर दोगे तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, सबको बराबर बराबर पावर मिल गई है। दूसरा समझदारी भरा काम यह होता है कि पावर शेयर कर दोगे, लोग लड़ेंगे नहीं, चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट रिड्यूस होंगे, तो स्टेबिलिटी रहेगी। अब अगर हम वहीं पे देखें मॉरल रीजन क्या हो सकता है पावर शेयरिंग का, तो मॉरल रीजन ये है कि अगर आप अपने आप को एक डेमोक्रेसी बोल रहे हो, तो अगर आप डेमोक्रेसी हो तो पावर शेयर करना तो बेसिक स्पिरिट है। अगर डेमोक्रेसी और पावर शेयर नहीं करोगे तो झूठी मूठी डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा दोस्त। नो आई एम टेलिंग यू। और खास करके वो लोग जिन्हें आप इन्फ्लुएंस करने वाले हो, आपके निर्णय से जिनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, उन लोगों को अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करोगे पावर शेयर करके, तभी तो ट्रू डेमोक्रेसी कहलाओगे। इसके बाद में चैप्टर का जो अंतिम पड़ाव है वो ये है कि पावर